नमस्कार दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे सामाजिक समूह टॉपिक पर। और इसके अंतर्गत हम लोग इसके डेफिनेशंस, इसके प्रकार, इसकी विशेषताएं, इन सभी इनके बेसिस यानी उनके आधार, उन सभी पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हम लोग हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो बनाएं तो आप तक वो सबसे पहले पहुंच जाए। मित्रों, हम शुरू करते हैं। सामाजिक समूह ये आपके पीजीटी का जो है टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम लेते हैं डेफिनेशन, लेकिन उससे पहले हम कुछ और बातें बता देते हैं। एक अरस्तु का कोटेशन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से पृथक उसकी सत्ता नहीं के तुल्य है। या तो वह ईश्वर हो सकता है या तो वह देवता। अब ये अरस्तु की डेफिनेशन मित्रों क्या सिद्ध करती है, यानी कि मनुष्य के मनुष्य होने पर, मनुष्य के मानव होने पर की कहानी है। अब ये फिलॉसफिकल बात है, लेकिन उसकी हम चर्चा नहीं करते क्योंकि हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो यानी कि अरस्तु का भी मानना है कि यदि मनुष्य तभी मनुष्य है जब वह समूह में रहता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है। अदरवाइज या तो गॉड हो सकता है या तो वो शैतान हो सकता है, क्योंकि दोनों नहीं रहते समूह में। अब हम लोग बात करते हैं मित्रों डेफिनेशन के बारे में, और यह सिंपल कुछ एग्जांपल अगर इसके हम जानना चाहें तो जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, लेबरर्स, ये सब सामाजिक समूह का निर्माण ही करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम लोग पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले मकाइबर एंड पेज की डेफिनेशन, इसमें कहते हैं कि सामाजिक समूह से तात्पर्य मनुष्यों के उस संकलन से है जो एक दूसरे के साथ आपस में संबंध स्थापित करते हैं। अब संकलन और संबंध स्थापित करना दोनों चीज़ें, संकलन मतलब कलेक्शन ऑफ द पीपल, कलेक्टिव बिहेवियर, या एक से ज़्यादा लोग जो आपस में जुड़े होंगे और उनके बीच में संबंध स्थापित होना होगा। बिल्कुल विदाउट उनके अंदर रिलेशनशिप ये पॉसिबल ही नहीं है सामाजिक समूह का निर्माण होना। मित्रों, हम लोग बात करते हैं अकबर एवं निमकाफ के डिफिनेशन पर। इसमें अकबर एवं निमकाफ का क्या कहना है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होना जरूरी है और एक दूसरे पर प्रभाव डालना जरूरी है। मान लो एक ही सामाजिक समूह है, उसमें अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के लोग रहते हैं, परस्पर एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं। मित्रों, यही बात कही जा रही है, तो ये सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं मित्रों बाटोमोर के शब्दों में। बाटोमोर कहते हैं सामाजिक समूह व्यक्ति के संकलन को कहते हैं जिसके निश्चित संबंध होते हैं। तो व्यक्ति का संकलन से आशय क्या है कि एक से ज़्यादा लोग या दो से ज़्यादा लोग ये कोटेशंस आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और ये बहुत अहम हैं। आप लोग कई बार इस बात पर ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा तो उस दौरान ये सब बातें बहुत याद आएंगी। अब जॉनसन का कहना है कि समूह के निर्माण हेतु व्यक्तियों में आपसी सहयोग की आवश्यकता है। विदाउट बिना आपसी सहयोग के सामाजिक समूह का निर्माण संभव ही नहीं है, क्योंकि सदैव किसी समूह के लिए जो अनिवार्य तत्व हैं वो क्या हैं? दो या दो से अधिक लोग हों, परस्पर उनमें जागरूकता हो, उनमें लक्ष्य हों, उनके आपसी स्वार्थ भी हों और उनमें अस्थायी संबंध होने चाहिए और उनके बीच में ऐच्छिक सदस्यता होनी चाहिए। यही सबसे अच्छी बात है। जिन्सबर्ग, इनका कहना है कि पहचाने जाने योग्य, संरचना से युक्त, नियमित संपर्क रखने वाले व्यक्तियों के संग्रह को समूह कहते हैं। बिल्कुल पहचाने जाने योग्य। अब जैसे कोई कहा जाए कौन सा सामाजिक समूह है, तो जैसे मान लो किसी कास्ट से, किसी रिलीजन से, किसी नेशन से जुड़ा समूह है, कहते हैं ना इंडियन डायस्पोरा, तो वो क्या शो करता है? एक समूह को शो करता है।
संरचना से युक्त, यानी संरचना कैसे बनती है, एक से ज़्यादा व्यवस्थाओं से, तो संरचना से युक्त होनी चाहिए। ठीक इसी तरह फेयरचाइल्ड ने कहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह है समूह, जिनके बीच में स्थापित मनोवैज्ञानिक अंतःक्रियात्मक प्रतिमान होता है। स्थापित मनोवैज्ञानिक अंतःक्रियात्मक प्रतिमान, यानी कि वो मेंटली एश्योर होते हैं, ये एश्योरेंस चाहिए होती है। क्योंकि एक दूसरे से जब समूह में हैं तो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जैसे परिवार में एक दूसरे से बातचीत होती है। मानसिक तौर पर क्या है, निर्भरता है, मानसिक तरफ से सेटिस्फेक्शन है, मानसिक तौर पर उन पर विश्वास एक दूसरे पर। मित्रों, हम लोग बात करते हैं एल्ड्रिज और मेरिल की। इन लोगों का कहना था कि सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक लंबी अवधि से संचार होता रहता है। सब लोग एक ही बात कहते हैं, बस तरीके बदल दिए गए हैं। लंबी अवधि तक संचार होता रहता है, बिल्कुल बिना संचार के संभव नहीं है। आप किसी मित्र से 20 साल बाद मिलिए तो आप में वो बातचीत नहीं रहेगी, चाहे वो आपका पहले से कितना अच्छा दोस्त रहा हो। तो संबंधों के लिए संचार, उनमें आपसी एक तरीके से संबंध बने रहना बहुत जरूरी है। मित्रों, हॉट एंड रेस का क्या कहना है? हॉट एंड रेस कहते हैं समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित समूह है, संग्रह है। बिल्कुल, अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्ति जो होते हैं उनका संगठित संग्रह। शापिर कहते हैं समूह का निर्माण तथ्य पर आधारित है। बिल्कुल, तथ्य पर आधारित तो होना ही है, क्योंकि जब लोग दो से ज़्यादा होंगे तो ये संरचना बनेगी। आगे बात करते हैं मित्रों आर के मर्टन के कोटेशंस के बारे में। मर्टन का कहना है, मर्टन एक बेसिकली प्रकारवादी चिंतक हैं और ये पार्सन्स के शिष्य थे। इनकी बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। उसमें 3 बातों पर जोर देते हैं। पहला है व्यक्तिपरकता पर, दूसरा है वस्तुपरकता पर, और तीसरा है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के होने पर। ये 3 अहम चीज़ें बताते हैं किसी भी समूह के लिए, कि व्यक्तिपरक हो, सब्जेक्टिविटी हो, ऑब्जेक्टिविटी भी हो, दो या दो से अधिक व्यक्ति भी हों, यानी आपके हित महत्वपूर्ण हो, समूह के हित भी महत्वपूर्ण हो, और दो या दो से अधिक व्यक्ति भी हों। हम समाज में रहते हैं, हमारे कुछ निजी हित हैं, कुछ हमारे सामाजिक उद्देश्य हैं और सामाजिक हित हैं, जिनको हम अकेले नहीं एक साथ बनाना चाहेंगे। और तो ये तभी संभव होगा जब दो से अधिक व्यक्ति होंगे। गेटलर ने मित्रों 2 प्रकार से इसे जस्टिफाई किया है। एक टाइप है इनका बाह्य पक्ष का और एक है आंतरिक पक्ष का। बाह्य पक्ष में मित्रों कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बाह्य पक्ष में वह सभी चीज़ें आती हैं जो समूह का निर्माण करती हैं, और आंतरिक पक्ष में ठीक उसी तरीके से आते हैं। अब जब हम बाह्य पक्ष की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि हम किस व्यक्ति से कब कहाँ कैसे अंतःक्रिया करते हैं। जैसे एक हीरो जब वो तुरंत बाहर निकलता है तो कैसे इंटरेक्ट होता है। एक टीचर के जो है वेश में इंटरेक्ट करता है दूसरे लोगों से, लेकिन वो अपने परिवार में इसी तरीके से इंटरेक्ट करता है? परिवार भगा देगा, ऐसे इंटरेक्ट नहीं करता। परिवार से वो अनौपचारिक रूप से इंटरेक्ट करता है। चूँकि गेटलर ने स्वयं खुद ही लिखा है, समय और स्थान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि मैंने बताया ना कि यदि आप अपनी फैमिली में न्यूटन बनने की कोशिश करोगे तो भगा देगी फैमिली, या आपसे बोर हो जाएगी। और आप हर स्थान पर, आप पता लगा टीचर वहाँ फैमिली बनाए घूम रहे हो तो फिर नहीं होने वाला। तो हर जगह की अपनी संवेदनशीलता है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। गिलिन एंड गिलिन ने मित्रों समूह के लिए 2 चीज़ें बताई हैं। ये बहुत याद रखनी है, कई बार पूछी गई। उत्तेजना और अनुक्रिया, ये गिलिन और गिलिन के समूह के निर्माण के लिए 2 अनिवार्य शर्तें हैं।
अब हम मित्रों बात करेंगे समनर के कोटेशंस पर। समनर का कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्या कहते हैं, विलियम ग्राहम समनर, WH समनर हैं ये, एथनोसेंट्रिज्म की बात करते हैं, स्वजाति केंद्रवाद की बात करते हैं। ये होता क्या है, पहले तो एक कोटेशन डायरेक्ट पूछ ली जाएगी कि किसने दी है, तो विलियम ग्राहम समनर ने दी है। इसमें है ये कि मैं इसका पर्सपेक्टिव समझा देता हूँ। इसमें ये कि जैसे हिंदू हम हैं तो हमें हिंदू संस्कृति सबसे प्रिय है, इसके बाद हमें कोई दूसरी संस्कृति प्रिय नहीं है, और हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, ऐसा भाव रखना एथनोसेंट्रिज्म कहलाएगा, स्वजाति केंद्रवाद कहलाया जाएगा। और एक होता है जेनोसेंट्रिज्म मित्रों, उसमें होता है दूसरे की संस्कृति अच्छी है अपनी संस्कृति की तुलना में, तो उसे जेनोसेंट्रिज्म कहा जाता है। अब बात करते हैं मित्रों सोरोकिन, गालपिन, ये कितने प्रकार के बताते हैं, तो ये 14 प्रकार बताते हैं मित्रों सामाजिक समूह के। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए तो याद रहना चाहिए। अब बात करते हैं मित्रों लक्षण की, जैसा कि मैंने पहले ही बताया इसकी विशेषताओं के बारे में। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों, उनके सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, उसमें पारस्परिक जागरूकता या अंतःक्रिया भी होनी रहती चाहिए, उनका स्वरूप जो है, उनकी जो संरचना है वह अस्थायी भी हो सकती है, स्थायी भी हो सकती है, और उनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। जरूरी नहीं है आप किस स्कूल में नाम लिखाना चाहते हैं, या आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप किस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बनना चाहते हैं या वोट देना चाहते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर है, तो ये ऐच्छिक होना चाहिए। और मनोवैज्ञानिक संबंध, हर व्यक्ति का अपनी जाति धर्म से मनोवैज्ञानिक संबंध होता है और उसके प्रति वो झुकाव भी रखता है। और समूह निर्माण के आधार क्या है मित्रों, समूह निर्माण के आधारों की अगर हम बात करें तो हमें कई आधार मिलते हैं। पहला एक है सामान्य उद्देश्य, दूसरा है ऐच्छिक सदस्यता, तीसरा है सामूहिक चेतना, चौथा है शारीरिक समीपता, पांचवा है समान भाषा और छठवां है सामान्य हित। ये सारे तत्व आवश्यक हैं समूह निर्माण के लिए कि उनका एक सामान्य उद्देश्य जरूर होना चाहिए। व्यक्ति का निजी उद्देश्य बड़ा हो सकता है, लेकिन समाज का सामान्य उद्देश्य होता है, समाज कैसे बेहतर तरीके से संचालित हो। ऐच्छिक सदस्यता, जरूरी नहीं आप किसी समूह के सदस्य बने, किसी कोचिंग, किसी यूनिवर्सिटी, किसी क्लब, किसी ग्रुप की सदस्य आपको होना आपकी इच्छा पर निर्भर है। उनमें सामूहिक चेतना होगी। अगर आप सदस्य हैं तो उसमें आपके उसके रूल रेगुलेशन, फॉर्मल रूल, इनफॉर्मल रूल सब आपको पता होने चाहिए। शारीरिक समीपता का होना आवश्यक है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं। समान भाषा होगी, जाहिर सी बात है। आप मान लो आप फॉरेन में हैं और इंडियन लैंग्वेज के ग्रुप में आप हैं, तो जाहिर सी बात सबकी समान भाषा होगी। फिर सामान्य निवास भी होता है, ये विशेषता है। अब इसी को मर्टन ने मित्रों 26 बेसिस पर डिवाइड किया और गुरविच ने 15 बेसिस पर डिवाइड किया है। ये बहुत अहम है। मर्टन 26 आधारों पर और गुरविच 15 आधारों पर विभाजित करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे समूह का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, साइकोलॉजिकल बेसिस। पहला एक सा स्वार्थ, दूसरा है एक स्वार्थ। एक सा स्वार्थ से क्या सा है कि एक समाज है, इसका एक पूरा एक स्वार्थ है कि सामाजिक व्यवस्था ठीक तरीके से चले, सामाजिक नियम बाकायदा बने रहें व्यवस्थित रूप से। और एक स्वार्थ यानी इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अपने निजी इंटरेस्ट भी हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट, तो उनको भी निजी स्वार्थों को या वेस्टेड इंटरेस्ट को वो प्राप्त करना चाहेगा मित्रों। अब हम लोग बात करेंगे वर्गीकरण पर, तो इसका वर्गीकरण 2 आधारों पर हो सकता है। एक आधार है सदस्यों की संख्या के आधार पर और दूसरा है स्थायित्व के आधार पर। तो सदस्यों की संख्या के आधार पर ये छोटे या बड़े हो सकते हैं, कोई भी समूह बिल्कुल सही है। बस 2 से अधिक लोग हो गए तो एक समूह बन जाएगा। लेकिन किसी समूह में मान लो 1000 लोग हैं, किसी में 1 मिलियन लोग हैं, किसी में 1 बिलियन लोग हैं, किसी में 1 ट्रिलियन लोग हैं। फिर स्थायित्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक है स्थायी, इसमें परिवार नातेदारी ये संबंध रखते हैं। फिर अस्थायी में भीड़ और श्रोता समूह एक प्रकार के समूह निर्माण करते हैं।
अब मित्रों हम लोग बात करेंगे जिन्सबर्ग के कोटेशन पर। जिन्सबर्ग के कोटेशन में अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ बातें समझ में आती हैं। जैसे ये कहते हैं कि इसे अर्ध समूह कहते हैं, अर्ध समूह। और अर्ध समूह क्या होते हैं मित्रों? बेसिकली ऐसे समूह होते हैं जिनकी सदस्यता कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं जो है ग्रहण करते रहना चाहता, वे अर्ध समूह के अंतर्गत आ जाते हैं। और इनमें कोई संरचना भी नहीं होती है, यह संगठन का इनमें अभाव होता है। अब बात करते हैं मित्रों समनर के शब्दों में। समनर दो प्रकार से इसे जस्टिफाई करते हैं, एक अंतः समूह, दूसरा बाह्य समूह। समनर का जो कोटेशन वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मित्रों। अंतः समूह में वो क्या बात करते हैं कि हम की भावना हो। आप लोग ये नोट करते चलिएगा, हम की भावना होनी चाहिए, मानसिक लगाव होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, अगाध स्नेह होना चाहिए, लोगों में घनिष्ठ संबंध होनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक रूप से आई एंड मी की भावना पाई जानी चाहिए सब लोगों के बीच में, अनौपचारिक संबंध। और बाह्य समूह के अंतर्गत ठीक इसके विपरीत मित्रों जो पॉइंट आएंगे वो सब बाह्य समूह से आएंगे। आपको एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, अंतः समूह बाह्य समूह की परिभाषा या वर्गीकरण किसने दिया है? आप खटाक से बताइएगा। अब बात करते हैं मित्रों गिलिन और गिलिन एंड गिडिंग्स के कोटेशन पर। इनकी क्या राय है? इन लोगों ने दो प्रकार से बांटा है, एक ऐच्छिक समूह के रूप में और एक अनैच्छिक समूह के रूप में। दो प्रकार से बांटते हैं। अब ऐच्छिक समूह कौन से होंगे? जैसे शैक्षिक समूह का सदस्य बनना, आप किस जगह टीचिंग करना चाहते हैं, किस जगह अपने इस बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। दूसरा राजनीतिक समूह, ये ऐच्छिक समूह है मित्रों, किस पार्टी में आप वोट देना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं। अनैच्छिक समूह जहां आपकी इच्छा से काम नहीं होना, परिवार, जाति, धर्म, नातेदारी, ये सारे तत्व शामिल होते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों सैंडरसन के कोटेशन पर। ये तीन टाइप बताते हैं। पहला है ऐच्छिक समूह, इसमें शैक्षिक और राजनीतिक समूह शामिल होते हैं। दूसरा है अनैच्छिक समूह, इसमें परिवार शामिल होता है। तीसरा है प्रतिनिधिक समूह, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिनिधिक मतलब कैसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल कहते हैं ना, तो वो इसी तरीके से, क्योंकि जनता लोकतंत्र का कंसेप्ट ही यही है, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल के कंसेप्ट है, यानी जनप्रतिनिधित्व का। तो इसके जो सदस्य होंगे वो प्रतिनिधिक समूह के का दायित्व निभाएंगे। जॉर्ज हासन ने मित्रों 4 टाइप बताए हैं। पहला है असामाजिक समूह, जो समाज से मुख्य रूप से नहीं जुड़े रहते, जैसे साधु। दूसरा है समाज विरोधी समूह, जैसे गैंग, चोरी करने वाले, ISIS, आतंकी संगठन, ऐसे कह सकते हो। समाजपक्षी समूह, जो समाज की भलाई चाहते हैं, NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और आभासी समूह, जैसे कि राजनीतिक दल। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, डायरेक्ट हेडिंग से ही पूछ लेते हैं क्वेश्चन को। आगे बात करते हैं मित्रों मिलर का क्या कहना है। मिलर का मानना है कि ये 2 प्रकार से होते हैं सामाजिक समूह। एक होते हैं क्षैतिज और दूसरे होते हैं उदग्र। उदग्र का मतलब मित्रों ऊपर की तरफ जो बढ़ते हैं, और क्षैतिज का मतलब है जो ऐसे समानांतर रूप से बढ़ते हैं। तो ये उदग्र समूह के वे समूह बेसिकली होते हैं जो ऊपर की ओर या ऊर्ध्वाधर दिशा में अपना जो है विकास का स्वरूप ढूंढते हैं और उसी के अनुसार अपने आप को हायरार्की में फिट करते हैं।
जबकि क्षैतिज समूह के सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जिनमें समानता के आधार पर वो संबंधों का निर्माण करते हैं।